Hello students, today I am going to teach you French Revolution of class 9. So welcome all of you on the platform of RP Public School, which is providing you online platform for every subject by very expert teachers. So I am going to teach you France Revolution for class 9. This chapter is very important for your examination purpose. So start with the chapter. फ्रांस में 14 जुलाई 1789 के दिन एक इवेंट्स हुआ था, यूं कह सकते हैं स्टॉर्मिंग। जैसे कि हुआ ये था कि 14 जुलाई 1789 को सुबह में कुछ अफवाह फैलाया गया कि जो किंग है लुई 16 वो अपने ट्रूप्स यानी कि सेना को आदेश दिया है कि आम जनता के ऊपर ओपन फायरिंग किया जाए। ओपन फायरिंग मतलब कि अनाधून गोली चला दिया जाए आम जनता के ऊपर। एक तो जनता पहले से ही परेशान था और यह अफवाह सुनकर जनता के मन में और ज्यादा किंग लुई 16 के प्रति आक्रोश बढ़ गया। अब वो लोग सोचा कि इससे बचने का कोई तो उपाय लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि ओपन फायर होगा तो उनके पास तो कोई हथियार था नहीं, तो आम जनता उस ओपन फायर से कैसे बचेगा। इस वजह से उन लोगों ने सोचा कि हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हथियार का जुगाड़ लगाते हैं कि हथियार कहां से मिलेगा। ठीक है, तो 7,000 के संख्या में मेन एंड वुमेन्स गेदर इन फ्रंट ऑफ टाउन हॉल। पेरिस में एक जगह है पेरिस में जहां पे टाउन हॉल था, लोग वहां पे इकट्ठा हुए, लगभग 7,000 मेन और वुमेन इकट्ठा हुए। ठीक है, और इन लोगों ने एक पीपुल संगठन बनाया, पीपुल्स मिलिटिया। ठीक है, और ये लोग क्या किए कि गन्स के और जो भी फायर होता है, गन्स होता है, उसके खोज में ये लोग कहां पहुंचे, बस्टाइल जेल के पास पहुंचे। ठीक है, इनका मकसद ये था कि ये चाहते थे कि हम लोग को हथियार चाहिए। ठीक है, तो इनको हथियार कहां से मिलेगा, तो हथियार पुलिस स्टेशन या जेल से मिलता है ना, तो ये लोग हथियार के खोज में कहां पहुंचे, बस्टाइल जेल के पास पहुंचे। ठीक है, और ये 7,000 मेंस और वुमेन्स उस पर अटैक कर दिए। बेसिकली ये जो घटना है यह 14 जुलाई 1789 मतलब 1789 का है, जब अफवाह सुना था लोगों ने कि लुई 16 लोगों पे ओपन फायर करेगा, तो लोग इससे बचने के लिए हथियार तलाशने के लिए चले गए और बस्टाइल जेल के ऊपर अटैक कर दिए। ये था सेल्फ डिफेंस के लिए, लोगों के मन में डर बैठ गया था। जैसे ही वहां पे गए तो वहां पे उन लोगों ने जेल को तोड़ा और लगभग प्रिजनर्स को छुड़ाना चाहते थे। ये अलग बात है कि टोटल प्रिजनर्स का संख्या 7 ही कैदी थे वहां पे। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि उन कैदियों को छुड़ाया और उसके बाद वहां से कुछ इन्होंने हथियार अपना लिया और उस जगह को बस्टाइल जो जेल था, क्योंकि बस्टाइल जेल से लोग नफरत करते थे। नफरत इसलिए करते थे कि वो किंग लुइस का जेल था, वहां पे कैदी को रखा जाता था, इसलिए वो इसको तानाशाह शासक मानते थे, इस वजह से उस जेल से नफरत करते थे। तो आक्रोश में आकर उन्होंने बस्टाइल जेल को फ्रेगमेंट्स में तोड़ दिया और ईच फ्रेगमेंट्स वहां के मार्केट में सेल हुआ। लोग इस घटना को एक याद के रूप में रखना चाहते थे, इसलिए उस बस्टाइल जेल के ईच फ्रेगमेंट्स को लोगों ने खरीदा, बाकायदा उसको अपने घर में रखा, क्योंकि वो चाहते थे कि ये जो 14 जुलाई 1789 के दिन का ये घटना है यह सालों साल याद रहे। इसके मेमोरी के लिए उन्होंने उस जेल के फ्रेगमेंट्स को खरीदा। ठीक है, डेमोलिश्ड इट एंड द फ्रेगमेंट्स वर सोल्ड इन द मार्केट। वो जो फ्रेगमेंट्स था जेल का टूटा हुआ वो सब मार्केट में बिका। ठीक है, अब देखिए ऐसा क्यों हुआ, 14 जुलाई के दिन 1789 में ऐसा क्यों हुआ, इसको जानने के लिए हम सबसे पहले ये जानते हैं कि उस समय द कंटेम्पोररी टाइम ऑफ फ्रांस विच टाइप ऑफ सोसाइटी वेयर एग्जिस्ट, किस टाइप के सोसाइटी वहां पे थे फ्रांस में। तो बेसिकली थोड़ा सा राजा के ऊपर फोकस करें तो वहां का राजा जो था वह था लुई 16। 1774 में बर्बन फैमिली के उत्तराधिकारी होने के नाते यह राजा बनाया गया था। ही वाज द नेक्स्ट किंग ऑफ बर्बन फैमिली एंड ascended to the throne in 1774। 1774 में लुई 16 वहां का राजा बना। जब ये महज 20 इयर्स का था तो इसका शादी ऑस्ट्रेलिया प्रिंसेस मेरी एंटोनिएट के साथ हुआ।
ठीक है, मतलब कम एज में ही शादी हो गया था लुइस 16 का, ठीक है। लेकिन लुइस 16 राजा बना तो इसके साथ एक डिमेरिट था, क्योंकि इसको खजाना खाली मिला था, मतलब जो राजशाही तिजोरी होता है उसमें माल नहीं था, पैसा नहीं था। अब कोई भी राजा अगर देश को चलाना चाहता है और उसके पास पैसा ही ना हो तो वो देश को कैसे चलाएगा, तो तिजोरी खाली क्यों था, ये जानने के लिए ये देखिए, हेल्प 13 अमेरिकन कॉलोनीज। अमेरिका जब ब्रिटेन का गुलाम था ना, उस टाइम में फ्रांस ने उसको हेल्प किया था 13 कॉलोनी छुड़वाने के लिए इंडिपेंडेंस वार में, ठीक है। और इसी में जो पैसा खर्चा हुआ था ना, जिससे फ्रांस पे 2 बिलियन लिब्रे होता है जो फ्रांस का करेंसी होता है ना, उसको लिब्रे बोलते हैं, 2 बिलियन लिब्रे का कर्ज हो गया था। और उस कर्ज का इंटरेस्ट हर मतलब 10% लोन का इंटरेस्ट था, इस वजह से खजाना खाली हो गया था, ठीक है। उसके बाद वर्साइल्स का पैलेस था, उसका खर्च था, फिर राजशाही परिवार का खर्च था, नोबिलिटी का खर्च था, ठीक है। तो ये सब खर्च की वजह से पूरा जो ट्रेजरी था, मतलब जो खजाना था, वो एकदम खाली हो चुका था। तो लुइस 16 जब राजगद्दी पे बैठा तो खजाना खाली हो चुका था। इससे वजह से, इसके रिजल्ट से हुआ क्या, इसके रिजल्ट से ये हुआ कि वहां पे सब चीज महंगा हो गया। इवन एक ब्रेड खरीदने के लिए भी बहुत हेवी अमाउंट पैसा खर्च करना पड़ता था। और पैसा आने का सोर्स सिर्फ और सिर्फ एक ही था। जानते हैं कि वहां की सोसाइटी कैसी है, तो वहां पे ये देखिए, ये है लुइस 16 और ये है उनकी वाइफ, जो कि इनका शादी 20 इयर्स के एज में ही हो गया था, ठीक है। तो वहां का जो सोसाइटी था ना, फ्रांस की जो सोसाइटी थी, वो 3 स्टेट में बटा हुआ था, 3 स्टेट सिस्टम था। फर्स्ट स्टेट सिस्टम में जो था वो क्लर्जी था। क्लर्जी मतलब होता है चर्च, इसमें चर्च और जो फादर्स ऑफ चर्च होते हैं वो आते थे सब। सेकेंड स्टेट में होता था नोबिलिटी, इसमें आता था किंग्स एंड इट्स फैमिली, और उसके फैमिली मेंबर्स आते थे, किंग एंड इट्स फैमिली, ठीक है। और थर्ड स्टेट में बाकी सब जनता आता था, जैसे कि कोई बिग बिजनेसमैन हो गया, मर्चेंट्स हो गया, कोर्ट ऑफिशियल्स हो गया, लायर्स हो गया, पीजेंट्स किसान हो गए, आर्टिसंस हो गए, स्मॉल पीजेंट्स छोटे छोटे किसान, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट्स, ये सारे जो होते थे थर्ड स्टेट में होते थे। तो फ्रांस की सोसाइटी 3 स्टेट में बटा हुआ था। पहला स्टेट था क्लर्जी का, क्लर्जी में चर्च वाले आते थे। सेकेंड स्टेट था नोबिलिटी का, नोबिलिटी में किंग और उसके परिवार के लोग आते थे। और थर्ड स्टेट में किसान हो गया, कोई बिजनेसमैन हो गया, मर्चेंट्स हो गया, लायर हो गया, टीचर्स हो गया, ठीक है, लैंडलेस सर्वेंट्स हो गए, ये सारे थर्ड स्टेट में आते थे। इससे भी ज्यादा खराब बात वहां के लिए ये था कि ये दोनों क्लास से टैक्स नहीं लिया जाता था। दिस इज कंप्लीटली टैक्स फ्री, ठीक है, ये टैक्सेस फ्री था दोनों, ये लोग टैक्स नहीं लेता था। टैक्स केवल थर्ड स्टेट वाले ही देते थे। मतलब कहने का मतलब है बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लायर्स, यही लोग केवल टैक्स पे करता था, बाकी ये क्लर्जी और नोबिलिटी टैक्स पे नहीं करते थे। इस वजह से होता यह था कि जो टैक्स होता है ना, वो किसी भी गवर्नमेंट का खजाना होता है। तो टैक्स के रूप में एक तो ये लोग ऐसे भी थोड़ा मिडिल क्लास लोग होता, इनको टैक्स देना पड़ता था। इन पे ही लोड इतना ना पड़ गया क्योंकि इनको 2 टैक्स देना पड़ता था, ठीक है, इनको 2 टैक्स देना पड़ता था। एक टैक्स तो इनको देना पड़ता था क्लर्जी को, जिसको टीथ बोलते थे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इनका 1/10 पोर्शन अपने प्रोडक्ट का, मतलब अगर खेती कर रहे हैं तो 1/10वां हिस्सा इनको क्लर्जी को देना पड़ता था, ठीक है। उसके बाद इनको टैक्स, डायरेक्ट टैक्स देना होता था नोबिलिटी को, तो इनके ऊपर 2 टैक्स का बर्डन था। और उसके बाद अपना डेली लाइफ का खर्चा जो था वो भी था ही। तो वहां पे एक, इस वजह से मिडिल क्लास के अंदर एक सबसिस्टेंस क्राइसिस हुआ। सबसिस्टेंस क्राइसिस का मतलब ये होता है कि ये लोग मिडिल क्लास वाले अपने डेली के बेसिस रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करने में असक्षम थे, ठीक है। इनको डेली का अपना खर्च भी इनसे मतलब बियर नहीं किया जाता था, इतना इन पे लोड पड़ गया कि, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं तो जो चर्च था, अब एक एक क्लास को हम डिटेल में देखेंगे। चर्च में क्या होता था। द चर्च एग्जैक्रेटेड टैक्स कॉल्ड टिथ्स, मैंने बताया था ना, 1/10 पोर्शन जो था उनके क्या बोलते हैं, उसका प्रोडक्शन का, क्रॉप प्रोडक्शन जो भी हो रहा है उसमें से 1/10 हिस्सा उनको टिथ्स के रूप में चर्च को देना पड़ता था, ठीक है। टिथ्स ए टैक्स लेवाइड बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, ठीक है। ये डायरेक्ट मतलब चर्च लेता था। उसके बाद नोबिलिटी क्या लेता था, तो नोबिलिटी
टैलेट टैक्स लेता था। टैलेट टैक्स क्या होता है कि इसको डायरेक्ट आपको स्टेट को देना होता था, जो किंग होते हैं उनको देना होता था, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स होता था, जैसे आप कोई सामान खरीद रहे हैं, जैसे सॉल्ट खरीद रहे हैं, टोबैको खरीद रहे हैं, कोई भी स्पाइसेस खरीद रहे हैं, ब्रेड खरीद रहे हैं, उस पर जो टैक्स लगता था इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे हम लोग यहाँ बोलते हैं ना कि जो सेल टैक्स होता है, जैसे कि कोई सामान खरीदते हैं उस पे जो जीएसटी होता है, उस टाइप का वहां पे था इनडायरेक्ट टैक्स। कोई भी सामान खरीदेंगे उस पे जो टैक्स था, तो इतने सारे टैक्स केवल और केवल थर्ड क्लास के लोगों को देना पड़ता था। थर्ड क्लास के लोग में कौन कौन आते थे, जैसे कोई पीजेंट हो गया, कोई मर्चेंट्स हो गया, कोई बिजनेसमैन हो गया, कोई लॉयर हो गया, कोई टीचर्स हो गया, ये सारे थर्ड क्लास में आते थे। इसके बाद एक चीज आप लोग जान लीजिए, इससे होता यह था कि जैसे यहाँ पे मैं बना देता हूं एक बार समझाने के लिए आप लोग को, जैसे कि वहां पे 3 क्लास के लोग थे, ठीक है। एक था सबसे ऊपर क्लर्जी ग्रुप था, दूसरे में था नोबिलिटी ग्रुप, ठीक है, जिसमें किंग आता था, इसमें चर्च आता था, इसमें किंग्स आते थे, किंग और उसके फैमिली आता था, और ये था जो थर्ड स्टेट था। थर्ड स्टेट्स में जो पीजेंट्स हो गए, ठीक है, बिजनेसमैन हो गए, ये सारे लोग आते थे, ठीक है। मैं शॉर्टकट में समझा देता हूं इस चीज को। अब देखिए इनका संख्या जो था ना, इनका संख्या मात्र 10% था, इन दोनों को मिलाकर 10% था, और ये लोग 90% संख्या वाला, मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या थर्ड क्लास का ही था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनके पास ज्यादा जमीनें होगी, नहीं, 90% संख्या होने के बाद भी 90% जमीनें चर्च और नोबिलिटी के पास था, तो खेती करने के लिए भी इनके पास पर्याप्त जमीन नहीं था। वहां पे एक थोड़ा सा बहुत ही खराब सिस्टम चल रहा था, पूरे यूरोप में ही चल रहा था, तो फ्रांस में भी था, दैट वाज फ्यूडल सिस्टम, ठीक है। फ्यूडल सिस्टम ये था कि नोबिलिटी के जो रिलेटिव्स होते थे ना, वो क्या करते थे कि अब जमीन उनको दे देते थे, ठीक है, और उस जमीन के बदले राजा अपना जमीन देता था फ्यूडल्स को, ठीक है, फ्यूडल लॉर्ड्स को, और फ्यूडल लॉर्ड्स उसका परसेंटेज राजा को देते थे, और उसके बदले में राजा उनको प्रोटेक्शन देता था, ठीक है। और वो क्या करते थे, फ्यूडल इनको, गरीब किसान को, लैंडलेस पीजेंट्स को वो देते थे जमीन, और उस पर खेती करके पहले फ्यूडल लेता था, फिर फ्यूडल किंग को देता था। ये सिस्टम चलता था जिसको फ्यूडल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो फ्यूडल सिस्टम होने की वजह से इनके ऊपर लोड बहुत ज्यादा था। थैंक यू सो मच। आगे क्लास में हम लोग फिर इसको डिस्कस करेंगे।